नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल योगेंद्र सर जमुना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा यह एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें आपको भूगोल विषय से संबंधित सभी तरह के वीडियो मिल जाएंगे, जिन्हें वॉच करके आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियो पसंद आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है भारत की जनसंख्या का वितरण, उसका घनत्व एवं जनसंख्या वृद्धि व संगठन। ठीक है दोस्तों, यह टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले आप लोगों को उन बिंदुओं को बता देना चाहता हूं जिनके बारे में आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि जनसंख्या क्या है। तो एक विशेष जाति व जाति के सभी प्राणियों को जो एक विशेष समय में एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं उसे हम जनसंख्या कहते हैं। जैसे यूपी की जनसंख्या को यूपी की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या को बिहार की जनसंख्या और मध्य प्रदेश की जनसंख्या को मध्य प्रदेश की जनसंख्या कहते हैं। वहीं अगर हम दूसरे टॉपिक की इसी में बात करें, जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण क्या है? तो जनसंख्या का स्थानिक फैलाव ही जनसंख्या वितरण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैसे भू आकृति, भूमि की आकार, भूमि की संरचना, यह जनसंख्या को प्रभावित करती है। जलवायु प्रभावित करती है, वहाँ की मिट्टी मृदा कैसी है वो प्रभावित करती है। उसके अलावा हम इस वीडियो में भारत में जनसंख्या का घनत्व भी देखेंगे। घनत्व क्या होता है दोस्तों? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को, ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर इसी वीडियो में हम अगले जो है तो टॉपिक में जनसंख्या वृद्धि को देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। दोस्तों, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, फिर जनसंख्या वृद्धि को जो है तो रोकने के जो है जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या हैं? तो जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण जो हैं वो है विवाह की अनिवार्यता। दोस्तों, अपने भारत देश में विवाह संस्कार जो है वो सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, फिर है बाल विवाह, मतलब जो है तो कम आयु में ही जो है तो लोग शादियां कर देते हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। निर्धनता, यानी कि निर्धनता हो गई, जैसे कि जो है तो लोग बहुत सारे यह सोचते हैं कि अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी हमारे पास तो हम जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खेत में काम करने के लिए जो है तो लोग होंगे, जिससे जो है तो हम अपनी जो है तो आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। और जो है तो संयुक्त परिवार प्रथा, संतान प्राप्ति की इच्छा, यही सारी चीज़ें हैं जो जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। और जनसंख्या वृद्धि हुई है, उसका जो है तो दुष्परिणाम क्या निकल के आए हैं उसमें जो है तो जैसे जनसंख्या वृद्धि बढ़ने से कई सारी समस्याएं जो है तो जन्म ले ली हैं, जैसे खाद्यान्न की समस्या, रोजगार की समस्या, शिक्षा की समस्या। ठीक है, और वस्तुओं में कमी, बेरोजगारी में वृद्धि, यही सारे जो है तो दुष्परिणाम हैं। इसको भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके अलावा हम जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय भी देखेंगे कि जैसे जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है उसको हम ऐसा कौन सा जो है तो तरीका अपनाएं जिससे जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। तो उसमें हम जैसे कि शिक्षा पर जो है तो जोर देना चाहिए, ये चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, और न्यूनतम विवाह योग्य आयु, मतलब जो विवाह की जो आयु है, जो एज है, उसको जो है तो हम आगे थोड़ा बढ़ा करके बताएंगे। और नगद प्रोत्साहन, जैसे परिवार नियोजन के अंतर्गत लोगों को नगद प्रोत्साहन दिया जाए, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि को जो है तो थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। ठीक है,
फिर हम उसमें आगे और देखेंगे, हमारा जो लास्ट बिंदु है इस टॉपिक में उसको हम देखेंगे जनसंख्या संगठन क्या है। तो किसी भी देश की जनसंख्या की विशेषताएं अलग हैं, जैसे आयु, लिंग, धर्म, व्यवसाय, जाति, व्यापार, ये सारी विशेषताएं हैं किसी भी देश की जनसंख्या की। तो इन विशेषताओं का अध्ययन ही जनसंख्या संगठन कहलाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले बिंदु की हम बात कर लेते हैं कि आखिर जनसंख्या क्या है, इसको हम देख लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि भारत में जनसंख्या का जो वितरण है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जनसंख्या क्या है। तो जनसंख्या क्या है दोस्तों? तो जनसंख्या एक विशेष जाति या कई जातियों के सभी प्राणियों को जो एक विशेष समय में एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं उसी को हम जनसंख्या कहते हैं। भारत में जनसंख्या का जो वितरण है दोस्तों वह असमान है, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो खुद ही असमान है, तो जनसंख्या जो है तो असमान होगी ही। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वह असमान है। उसका कारण है कि भारत की जो है तो लगभग आधी आबादी सिर्फ 5 राज्यों में क्या करती है, निवास कर रही है। जैसे कि अगर हम बात करें कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वह 1 अरब 27 करोड़ थी। उसमें से उतनी जनसंख्या में से आधी आबादी जो है वह भारत के महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में 16%, महाराष्ट्र में 9%, व बिहार में जो है तो 9%, पश्चिम बंगाल में 8% और आंध्र प्रदेश में 7% निवास करती है। वहीं अगर हम भारत के ही राज्य राजस्थान की बात करें तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, जिसमें भारत की जो है तो 6% जनसंख्या निवास कर रही है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं भारत में जनसंख्या का वितरण। ठीक है, भारत का स्थानिक फैलाव ही क्या कहलाता है दोस्तों? जनसंख्या वितरण कहलाता है। स्थानिक फैलाव ही क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण कहलाता है। वितरण का अर्थ होता है दोस्तों धरातल पर लोग किस प्रकार से जो है तो वितरित हैं, किस प्रकार से फैले हुए हैं, उसी को हम लोग जो है तो जनसंख्या वितरण कहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो है तो प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या के वितरण को जो प्रभावित करते हैं उनको हम 2 श्रेणियों में बांट दिए हैं। पहला श्रेणी है भौतिक कारक और दूसरा है सामाजिक आर्थिक कारक। भौतिक कारक में हम देखते हैं कि भूमि की बनावट, यह एक भौतिक कारक है। भूमि की आकृति, भूमि, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मृदा, ये जो है तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। ठीक है, जिसमें हम देख लेते हैं कि जो भू आकृति है, भूमि का जो आकार है वह किस प्रकार से जो है तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। यह जनसंख्या के प्रतिरूप को प्रभावित करता है। भू आकृति सबसे महत्वपूर्ण भाग है। उसमें मौजूद जैसे भूमि का जो ढलान है, भूमि की जो ऊंचाई है, ठीक है, वह जनसंख्या को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करेगी, ढलान वाले क्षेत्रों में भी कम निवास करेगी, क्योंकि उनको वहाँ जीवन जीने के लिए जो अनुकूल जलवायु चाहिए ना, वो वहाँ नहीं मिल पाती है दोस्तों। इसलिए जनसंख्या वहाँ कम निवास करती है, मतलब जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सिंधु और गंगा के मैदानों की, तो वहाँ पे जो है तो घनी आबादी है, जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है। इसका प्रमुख कारण था कि जो सिंधु और गंगा नदी का जो मैदान है ना वह उपजाऊ है और अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, तो उपजाऊ भूमि है और वहाँ पर जो है तो वह अपनी आवश्यकता अनुसार तरह तरह की फसलें उगा सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सिंधु गंगा का मैदान है वह वहाँ लोगों के जीवन जीने के लिए अनुकूल जलवायु है, इसकी वजह से वहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। पर वहीं पे अगर हम बात करें कि पहाड़ी क्षेत्रों और ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में वहाँ जनसंख्या आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं जलवायु जो है तो जनसंख्या के वितरण को जो है तो प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो है जलवायु। क्योंकि किसी भी स्थान की जलवायु अगर वहाँ लोगों के जीवन जीने के अनुकूल नहीं है तो लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी है या कि सबसे ज़्यादा ठंडी है, तो ना इंसान ज़्यादा ठंडी में रह सकता है और ना ही ज़्यादा गर्मी में रह सकता है। उसके लिए उसको जीवन जीने के लिए अनुकूल जलवायु की ज़रूरत होती है, और जहाँ अनुकूल जलवायु होगी, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंड होगी, वहाँ जो है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनी होगी, वहीं पे जो है तो वो
निवास करेंगे और वहीं पे सबसे ज़्यादा घनी आबादी होगी। ठीक है, फिर हम जो है तो नेक्स्ट देख लेते हैं मृदा जो है तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने का तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों मृदा। जब मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं है या कि दलदली मिट्टी है तो ऐसी स्थिति में ऐसे जगहों पर जो है तो जनसंख्या बहुत हमें कम देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ जीवन यापन करने के लिए जो कृषि कार्य वगैरह किए जाते हैं वो कृषि कार्य में फसलों में जो उत्पादन की मात्रा है वो कम होती है अगर बंजर भूमि है। अगर मृदा की गुणवत्ता कमज़ोर है तो वहाँ लोग कम निवास करते हैं, बंजर भूमि में लोग कम निवास करते हैं, इसलिए क्योंकि उनको जो है तो फसल उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है और बंजर भूमि उपजाऊ नहीं होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ कम निवास करते हैं। तो इस तरह से मृदा भी जो है तो कहीं ना कहीं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। भारत की 75% जनता गांव में निवास करती है, कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात से, क्योंकि ग्रामीण जनता अपना जीवन यापन खेती से ही करती है और खेती के लिए मिट्टी कितनी उपजाऊ है, कितनी महत्वपूर्ण है, ये आप सभी को पता है। इसकी वजह से भारत का जो उत्तरी मैदानी भाग है, समुद्र तटीवर्ती मैदानी भाग एवं नदियों के डेल्टाओं वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो है तो लोग निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है तो नदियाँ हर वर्ष क्या है कि अपने साथ मिट्टियों को बहा के लाती हैं और परत चढ़ा देती हैं मिट्टी में, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है और वहाँ पे कृषि करना और कृषि में जो है तो अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेना जो है तो संभव हो पाया है। इसलिए जो है तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा ऐसे क्षेत्रों पे निवास करना पसंद करती है। फिर हम देख लेते हैं भारत में जनसंख्या घनत्व तो देख लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व तो है क्या। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो लोगों की संख्या है ना, उसी को घनत्व कहते हैं। कि मतलब 1 किलोमीटर का जो दायरा है, 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है अपने मतलब कोई एक स्थान पर, और दूसरे स्थान पर जो है तो 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, उसी का आपस में कॉम्बिनेशन ही जो है तो जनसंख्या घनत्व कहलाता है दोस्तों। ठीक है, जनघनत्व को अंग्रेजी में पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को जो है तो जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण जो है तो सूचनाओं के रूप में देखा जाता है, जिससे यह पता चलता है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं भारत के। तो वो हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। यहाँ पे जो है तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है इन राज्यों में। ठीक है, वहाँ पे जो है तो बिहार की अगर हम बात करें तो 1106 व्यक्ति निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, और पश्चिम बंगाल में 1028। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कितना कर रहे हैं 1028, केरल में 860 और उत्तर प्रदेश में 829, हरियाणा में 573 व्यक्ति निवास कर रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, वहीं अगर हम फिर आगे चल के बात करें कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले, ठीक है, अभी हमने देखा था कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले, अब कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य देख लेते हैं भारत के। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है सिक्किम, चौथा है मणिपुर, पांचवा है नागालैंड। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है बहुत ही कम है। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 17 व्यक्ति ही हैं केवल जो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, और मिजोरम में 52 व्यक्ति हैं जो कि 1 किलोमीटर में निवास कर रहे होते हैं, और जो सिक्किम की बात करें तो 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, और मणिपुर में बात करें तो 115, और नागालैंड में बात करें तो 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश। अभी हमने यह देखा था कि जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य भारत के। अब हम देख रहे हैं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो उसमें अगर हम देख लेते हैं दिल्ली है,
चंडीगढ़ है, पांडुचेरी है, दमन दीव है, लक्षद्वीप है, यहाँ पे जो है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसलिए क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश तो बहुत बड़े होते हैं। जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में इतने लोग निवास कर रहे हैं, 11,320। और चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो 9,258, और पांडुचेरी में 2,547, और दमन दीव में अगर हम बात करें तो 2,191, और लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो 2,149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब में निवास कर रहे हैं। वहीं अगर हम देख लें कि भारत में जनसंख्या घनत्व जो है तो कम केंद्र शासित प्रदेश, कम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, उसमें है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, दमन व दीव, ठीक है। और इसी में आगे क्रम में है एक है पांडुचेरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसमें 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे पर निवास करते हैं। दादर नागर हवेली में 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो 2,149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और दमन दीव की बात करें तो 2,191, पांडुचेरी में 2,547 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से निवास कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे जनसंख्या के घनत्व के प्रकार। जनसंख्या घनत्व के जो है तो 5 प्रकार हैं, जिसमें से जो है तो पहला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, यानी कि उसको हम सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व भी बोलते हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले, चौथा है कम जनघनत्व वाले, पांचवा है न्यूनतम जनघनत्व वाले क्षेत्र, ठीक है। ये तो थे जनसंख्या घनत्व के प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र आते हैं जिन लोगों का जहाँ पे जो है तो जनसंख्या का घनत्व तो 900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, उन क्षेत्रों को सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हम बोलेंगे। वो क्षेत्र हैं जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, पांडुचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो हैं तो, और एक है पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सब जो हैं तो कैसे क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ये जो है तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। और उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो मतलब उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या का घनत्व 600 से 900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, उसे उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं। इसमें जैसे कि केरल आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, दादर नागर हवेली हो गई, ये जो है तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। वहीं अगर हम जो है तो आगे बात करें मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की, तो मतलब ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या का घनत्व 300 से 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, उसे मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं। इसमें जैसे कि पंजाब, हरियाणा, असम, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये जो है ना, ये सब के सब मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे जो है तो 300 से 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है तो लोगों का रहन सहन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से, कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। अब कम जनसंख्या घनत्व वाले मतलब जो है तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व कितना हो, 100 से लेकर 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, उसे कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, नागालैंड, मोनिका, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश भी है एक कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब जो है तो कम जनसंख्या घनत्व वाले हैं। और न्यून जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो मतलब ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, उसे न्यून जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहते हैं। जैसे सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह हो गया, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि। आखिर जनसंख्या वृद्धि है क्या दोस्तों? ठीक है, तो जब जन्म दर तुलनात्मक रूप से मृत्यु दर से अधिक हो जाती है, मतलब मृत्यु दर कम हो जाती है और जो जन्म दर है वह तेज़ी से बढ़ने लगती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि का पहला कारण है विवाह की अनिवार्यता। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे जो है तो विवाह संस्कार जो है वो सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है, आवश्यक माना गया है, ठीक है। और विवाह के बाद ही आपको संतान की उत्पत्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। अगर आप विवाह नहीं किए हैं तो आप संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से जो ये माना गया है ना, यही जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण रहा है, विवाह की अनिवार्यता। दूसरी अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि का कारण, तो वो है बाल विवाह। सामाजिक चेतना एवं शिक्षा के प्रसार से यह प्रथा कुछ कम हो गई है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था से ज्ञान मिला है, जिसकी वजह से आज लोग जो है तो थोड़ा बहुत समझने लगे हैं। इसलिए जो है तो जो बाल विवाह की प्रथा पहले चली आ रही थी, आज से 20 साल पहले, उसको कम कर दिया गया है। अब वहाँ पे जो है तो 18 वर्ष से लड़के की और जो है तो 18 वर्ष से लड़की और 21 वर्ष लड़के की शादी की आयु जो है तो निर्धारित की है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो हमारे देश में शिक्षित परिवारों को छोड़कर सामान्यतः जो लड़कियों का जो विवाह है ना, वो 15 वर्ष से पहले ही कर दिया जाता है। यह एक बहुत बड़ा जो है तो जनसंख्या वृद्धि का कारण है। पढ़ा लिखा जो समाज है वो तो ठीक है, समझता है इस चीज़ के बारे में, इसलिए जो है तो वह थोड़ा वेट करता है, मतलब ये 10-15 साल में शादी नहीं करता है। बट जो नहीं समझते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, वो लोग जो है तो 15 वर्ष में ही अपने लड़कियों की शादी कर देते हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास, ठीक है। भारतीय जनता जो है तो यह सोचती है, उसका मानना यह है कि संतान जो है तो वह ईश्वर की देन है, उसमें हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर संतान पैदा होती है तो उसको होने देना चाहिए, यह मानती है। यह एक सबसे बड़ा जो है तो जनसंख्या वृद्धि का कारण रहा है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार प्रथा। क्या है कि जब संयुक्त परिवार में रहते हैं लोग, तो उनको अपनी जिम्मेदारी का तो एहसास होता नहीं है, इसलिए अंधाधुंध जो है तो क्या करते हैं, संतान की उत्पत्ति हेतु प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निर्धनता, जो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है निर्धनता। क्या होता है कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा कारण निर्धनता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति को यह आशा होती है कि उसके बच्चे हों जो उसके साथ खेत में काम करें और आय में वृद्धि करेंगे, लेकिन उनकी यह जो है तो गलत मानसिकता है, क्योंकि इसके कारण ही जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के जो दुष्परिणाम है, जनसंख्या वृद्धि बढ़ी, उसका प्रमुख कारण क्या था, उसका रिजल्ट क्या निकल के आया। जनसंख्या वृद्धि बढ़ी, उसके बढ़ने से क्या उसका परिणाम हुआ, वो चीज़ देख लेते हैं। जैसे अगर हम देखें कृषि क्षेत्र में, तो जनसंख्या वृद्धि बढ़ी है, जिसकी वजह से भूमि का बंटवारा हुआ है, ठीक है, और कृषि भूमि में जो उन्नत खेती की जो बाधाएँ हैं वो भी पैदा हुई हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो दुष्परिणाम था वो है खाद्यान्न की समस्या। जनसंख्या वृद्धि बढ़ने से खाने की समस्या बढ़ जाती है, खाद्यान्न फसलें पूर्ण रूप से जो है तो नहीं मिल पाती हैं, अन्न नहीं मिल पाता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, लेकिन हमारा जो कृषि का दायरा है वो घट रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि के बढ़ने के कारण उनको निवास के लिए जगह भी तो चाहिए। अधिकांश उत्पादन खाद्यान्नों में होने लगता है, ठीक है, जिससे कृषि उपजें जो व्यापारिक उपयोग में लाई जाती हैं उनका उत्पादन कम हो जाता है, ठीक है। तो खाद्यान्न की समस्या भी जो है तो जनसंख्या वृद्धि का एक परिणाम रही है। तीसरा जो हमारा टॉपिक है इसका जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम है रोजगार की समस्या। जनसंख्या वृद्धि के बढ़ने से रोजगार की समस्या जो है तो पैदा हुई है, लोगों को जॉब नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या बढ़ चुकी है कि किस किस को रोज़गार दिया जाए, ठीक है। तो भारत में 3 करोड़ से भी अधिक लोग आज बेरोजगार बैठे हैं, सिर्फ इसी के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण प्रति व्यक्ति आय में जो है तो क्या हुआ है, वृद्धि दिखाई देती है प्रति व्यक्ति आय में।
यद्यपि राष्ट्रीय आय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, ये भी एक परिणाम हुआ है जनसंख्या बढ़ने से। अगर ना बढ़ती तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि नहीं होती, और जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है वो भी न होती। तो यह भी एक जो है तो अच्छा फैक्ट रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा की क्षेत्र की जो है तो समस्याएं बढ़ी हैं जनसंख्या वृद्धि के बढ़ने से। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जो है तो वृद्धि नहीं हो पा रही है, और आवश्यकताओं में कमी आ जा रही है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता की वस्तुओं में कमी। जब जनसंख्या इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई है कि उपभोक्ताओं की जो वस्तुओं की मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तो ये प्रमुख जो है तो इसके जो है तो दुष्परिणाम थे जनसंख्या वृद्धि के। भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन से हैं? जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लोगों ने जो है तो कई स्लोगन जारी किए हैं। हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है, इस तरह के स्लोगन दिए गए हैं ताकि जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। पूर्ण स्वैच्छिक, ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाया गया, स्वैच्छिक कार्यक्रम के रूप में चलाया जाएगा, और यह व्यापक नीति का अभिन्न अंग रहेगा। ठीक है, राज्यों को केंद्रीय सहायता, राज्यों को योजनाओं को केंद्रीय सहायता करो, शुल्कों का हस्तांतरण, सहायता स्वरूप अनुदान जैसे मामलों के लिए सन 2001 से 1971 की जनसंख्या संबंधित आंकड़ों को आधार माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो है तो ऐसे फैक्ट रहे हैं जिनके आधार पर जो है तो जनसंख्या वृद्धि को जो है तो रोका जा सकता है। न्यून विवाह योग्य आयु, ठीक है, मतलब विवाह की जो आयु थी वो 15 वर्ष से बढ़ा करके 18 वर्ष और 21 वर्ष कर दी गई है। इसमें से 18 वर्ष जो है तो लड़की की कर दी गई है, और जो है तो लड़के की आयु 18 से बढ़ाकर जो है 21 वर्ष कर दी गई है। 15 थी पहले लड़की की, तो लड़की की 15 से बढ़ाकर 18 कर दिए, और लड़के की 18 थी तो 18 से बढ़ाकर 21 कर दिए, केवल इस हिसाब से कि जनसंख्या वृद्धि में थोड़ा नियंत्रण मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है नगद प्रोत्साहन। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी कराने वाले व्यक्तियों को नगद राशि प्रोत्साहन दी जाती है, ताकि जो है तो वह नसबंदी वगैरह करा लें, जिससे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है सामूहिक अभिप्रेरणा। पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा परिवार नियोजन के लिए अनेक तरह के प्रोत्साहन दिए जाते हैं। ठीक है, शिक्षा पर जोर दिया गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति बालक बालिकाओं को जागरूक बनाने हेतु ऐसे पाठ्यक्रमों को पुस्तकों में रखा गया है जिससे वे स्वयं की इस दिशा में जिम्मेदारी को समझें, और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए। तो इस तरह की ये सारे जो है तो फैक्ट्स दिए गए हैं, जिसके आधार पर जो है तो बताया गया है कि जनसंख्या को किस प्रकार से जो है तो बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक था दोस्तों वो था जनसंख्या संगठन क्या है। ठीक है, तो किसी भी देश की जनसंख्या, ठीक है, किसी भी देश की जनसंख्या की विशेषताएं जैसे उसकी आयु, लिंग, धर्म, व्यवसाय, जाति आदि का अलग अलग अध्ययन करना ही जो है तो जनसंख्या संगठन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जनसंख्या संगठन कहलाता है। आयु, लिंग, ठीक है, धर्म, व्यवसाय व जाति का अलग अलग अध्ययन करना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उस पक्ष को प्रदर्शित करता है जिसको मापा जा सकता है। जनसंख्या के मात्रात्मक पक्ष जैसे लिंग, आयु, श्रम, शक्ति, आवास, कार्यशील और आश्रित जनसंख्या तथा साक्षर आदि तथ्यों का वर्गीकरण और अध्ययन ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।